हे स्टूडेंट्स, 12th क्लास में केमिकल काइनेटिक्स में आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। हम पहले इसमें इनिशियल रेट कांस्टेंट, इनिशियल रेट मेथड पढ़ चुके हैं, उसका कंक्लूजन पढ़ चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट भी पढ़ चुके हैं, वो मैं एक बार दोबारा से रिवाइज़ करा देती हूँ। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट? वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू वो वाली जिससे हमें आइडिया लगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। जितना रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, रिएक्शन भी उतनी ही ज़्यादा फास्टर होगी। हर रिएक्शन का एक डेफिनेट वैल्यू होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। जो वैल्यू होती है रेट कांस्टेंट की वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और चेंज होती है टेम्परेचर के ही साथ। और जो रेट कांस्टेंट होता है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। जो यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की वो डिपेंड करती है ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट की बात करते हैं। द इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस आर, फर्स्ट वन रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम करते हैं। ये वो स्पीड होती है जिससे रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। कोई भी टाइम लग रहा है, कितना भी टाइम लग रहा है, दैट डजेंट मैटर। एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन द रिएक्टेंट्स कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, दैट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो रेट लॉ एक्सप्रेशन बताता है, उसी को हम रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज एट जिस मोमेंट ऑफ टाइम पे रिएक्शन हो रही है उस पर डिपेंड करता है। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रेफ़र करता है रेट ऑफ रिएक्शन स्पेसिफिक पॉइंट पे जब कंसंट्रेशन हर रिएक्टेंट स्पीसीज़ की यूनिटी मीन्स 1 होती है। ये जनरली डिक्रीज़ होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है। जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती है रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ होता है। और रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ये कांस्टेंट रहता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता कि प्रोग्रेस कैसी चल रही है रिएक्शन की, ये उस पर डिपेंड नहीं करता। अब हम देखेंगे इसमें मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन। जितने भी रिएक्टिंग स्पीसीज होती हैं, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, जितने भी नंबर होते हैं, वो पार्ट मतलब एक तरीके से अपना भाग लेते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन में। वो कोलाइड ज़रूर होने चाहिए साइमल्टेनियसली, किस ऑर्डर में, जिससे एक केमिकल रिएक्शन आए। और वो केमिकल रिएक्शन जो निकल आए तो उसको हम पूरी जो वो कोलाइड हुए उसकी वजह से जो रिएक्टिंग स्पीसीज, जितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कोलाइड हुए हैं, उसी को हम मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन जिनमें मॉलिक्यूलैरिटी सिंपली सम ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है ऑफ सेम और डिफरेंट रिएक्टेंट्स, सेम रिएक्टेंट के लिए भी, डिफरेंट रिएक्टेंट के लिए भी, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। जैसे हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं अमोनियम नाइट्रेट का। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करते हैं जब, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2, तो ये बनता है N2+2H2O, डिकम्पोजिशन हो जाती है इसकी। अगर HI डिसोसिएट होता है तो इसको हम बोलते हैं बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। उसमें हमने नाम दिया था यूनिमॉलिक्यूलर क्योंकि उसमें सिर्फ वाटर निकला है और नाइट्रोजन। तो और जो HI है उसमें निकलता है बायमॉलिक्यूलर क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और आयोडीन हमारा डिकम्पोज होने के बाद, डिसोसिएट होने के बाद निकलता है। थर्ड इसका होता है, हम से में बात कर सकते हैं कि जो रिएक्शन होती है NO और O2 की, वो एक ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है क्योंकि इसमें 3 जो एटम्स होते हैं, 3 कोलिजन होते हैं, 3 स्पीसीज़ का कोलिजन होता है। इसमें 2NO+O2 2NO2 बनाता है। हम मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज़्यादा नहीं होती, नॉर्मल 1, 2 या 3 रहती है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो चांसेस होते हैं साइमल्टेनियस कोलिजन के, वो 3 या 3 पार्टिकल्स के बीच में ही रेयर बनता है। हम लॉजिक कह सकते हैं मॉलिक्यूलैरिटी का, वो क्यों नहीं होता? क्योंकि डेली एक्सपीरियंस पे जो रोड से हम देखते हैं कि कितना कोलिजन हो सकता है, वही हम वैसे ही बता सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 एटम हमेशा कोलाइड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। व्हाट आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? जो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती हैं मोर देन 1 स्टेप्स के अंदर, उनको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे N2+3H2 मिला के बनाते हैं अमोनिया, फिर ऐसे ही आगे हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बात लेते हैं। जितने भी स्टेप होते हैं एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के भी अंदर, वो एक एलिमेंट्री स्टेप होते हैं और वो इन्वॉल्व करते हैं कोलिजन का 2 या 3 स्पीसीज़ में। साइमल्टेनियसली कोलिजन होता है 2 या 3 स्पीसीज़ के अंदर, और इसी को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। और इसमें बहुत सारे 1 स्टेप से ज़्यादा स्टेप होते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर। जो डिकम्पोजिशन होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का,
उसमें हम कैटलिस्ट जो लेते हैं, कैटलिस्ट होता है आयोडीन या फिर आयोडाइड आयन, 2H2O2 2H2O + O2। तो इसमें भी एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि ये भी 2 बार में होता है। कंक्लूज़न क्या होता है इसका, जो आयंस होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं और जो दोनों जितने भी स्टेप्स होते हैं इसमें बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं। जो फर्स्ट स्टेप जो इसमें हमने पढ़ा वो एक स्लो स्टेप होता है और जो सेकंड स्टेप होता है वो फास्ट स्टेप होता है। रेट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है इसमें वो डिटरमाइन करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, और जो जितनी भी डिस्क्रिप्शन हम कर रहे हैं उसको मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन का हम नाम देते हैं। अब इसके बाद एक और करियर इक्वेशन या क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज होता है कि हम जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसका रेट इक्वेशन निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। हमें पहले क्या बताना चाहिए कि नंबर ऑफ़ मोल ऑफ रिएक्टेंट कितने कंज्यूम हो रहे हैं रिएक्शन के दौरान। पहले हमें नंबर ऑफ़ मोल्स का पता होना चाहिए, फिर हमें नॉलेज होनी चाहिए इंटरमीडिएट्स की जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, और वो कितने एक्यूमुलेट हो रहे हैं ड्यूरिंग अर्ली पीरियड ऑफ रिएक्शन। जो रेट डाटा होता है उसको सप्लीमेंट कैसे करते हैं, बाय डिफरेंट टेक्निक्स, जिससे क्या होगा, सर्टेन एलिमेंट्री स्टेप्स को हम वेरीफाई कर सकेंगे और उनको मैक्सिमम बोलते हैं। इलस्ट्रेशन क्या होता है इसमें, हम जो नाइट्रो ऑक्साइड 2NO2 ले रहे हैं, 2NO2 + F2, 2NO2F बनता है, रेट उसका होता है KNO2 to F2। जो रेट एक्सप्रेशन होता है वो किसकी बेस पे होता है, रेट वुड बी इक्वल टू KNO2 F2। तो हम इसको बोल सकते हैं, जो इसको हम निकालने का फॉर्मूला होता है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसको हम राइट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है रेट को, और इसी को हम रेट लॉ कहते हैं। तो आज हमने इसमें पढ़ा डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट। उसमें हमने तीन दोनों के डिफरेंस पढ़े हैं। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन में हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी है। 2 टाइप की जो रिएक्शंस होते हैं वो 2 टाइप की होती हैं, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री के अंदर भी आगे सब पार्ट्स जो उसके होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं, यूनिमोलिकुलर, बायमोलिकुलर, ट्राईमोलिकुलर। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ा हमने वो होता है वो रिएक्शन सारी की सारी जो प्रोसीड तो होती हैं बट मोर देन 1 स्टेप्स के दौरान प्रोसीड होती हैं, एक स्टेप के अंदर ही कंप्लीट नहीं हो पाती। इसके एग्जांपल भी हमने पढ़े, हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन जो होता है ये इसका सबसे मेन एग्जांपल माना जाता है। फिर हमने पढ़ा कि रेट लॉ और रेट इक्वेशन को हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, जान सकते हैं कि नहीं जान सकते। हम मोल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कितने मोल्स कंज्यूम हुए हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। और रेट लॉ कौन सा होता है, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसको हम राइट कर सकें इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और सबसे मेन बात क्या होती है कि ये इन्फ्लुएंस करता है रेट को, इसीलिए इसको रेट लॉ भी बोला जाता है। हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स भी पढ़ सकते हैं इसमें। हमें पता होना चाहिए कि स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होता है, जो रेट कंट्रोलिंग स्टेप जिसको बोलते हैं स्लोएस्ट स्टेप को, या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स के बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।